अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल इकोनॉमिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ब्रायन टेटली की बुक यूज़ कर रहे हैं। यूनिट 3 कवर करते हुए उसके एंड की तरफ जा रहे हैं। लास्ट हमने जो लेसन बनाया उसके आखिर में असाइनमेंट मैंने दिया था कि कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स की एडवांटेज और डिसएडवांटेज को अच्छी तरह से स्टडी करें। अब हम जा रहे हैं बात करने के किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड क्यों होती है। तो किस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड होगी उसी तरह के फैक्टर की डिमांड होगी। अगर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी तो कैपिटल की डिमांड ज्यादा होगी। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी तो लेबर की डिमांड ज्यादा होगी। बात समझ आ रही है? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा डिमांड में है या लेबर इंटेंसिव ज्यादा डिमांड में, यानी कैपिटल ज्यादा डिमांड में है या लेबर ज्यादा डिमांड में, ये डिपेंड करता है कि किसका प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड में। जो प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड में होगा उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा डिमांड में होगा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड को कहते हैं डिराइव्ड डिमांड। क्या कहते हैं? किसी और की डिमांड की वजह से आपकी डिमांड है। वो प्रोडक्ट जो बिक रहा है उसकी डिमांड की वजह से आपकी एज अ लेबर डिमांड हो रही है, तो ये डिराइव्ड डिमांड कहलाती है। तो एक तो है कि आपकी डिराइव्ड डिमांड है। नंबर दो, फैक्टर प्राइस की वजह से। कैपिटल की प्राइस क्या होती है? कैपिटल की प्राइस एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती ही है, लेकिन लेबर के अगेंस्ट देखेंगे ना तो कैपिटल की प्राइस होती है इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है तो कैपिटल एक्वायर करना महंगा पड़ेगा ना। कैपिटल की कॉस्ट जैसे लेबर की वेज होती है ना, तो कैपिटल की फिर इंटरेस्ट रेट होती है। आपने लेबर लगाया, आपने कहा 1 लाख लेबर लगाऊंगा, उसकी वेज रेट ये लगेगी। मैं अगर मशीन लगाने जाऊंगा तो मशीन के पैसे तो मेरे पास नहीं है, मुझे मशीन मार्केट से लेनी पड़ेगी, तो उसका इंटरेस्ट रेट इतना हाई है कि उससे बेहतर है मैं लेबर से कर लूंगा। बात समझ आ रही है? जो कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज होते हैं वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम रखने की कोशिश की जाती है ताकि इंडस्ट्री थ्राइव करे। दोनों तरह से, इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन लेके मशीन लगाना आसान हो और कंज्यूमर को लोन लेके उसकी गुड्स कंज्यूम करना आसान हो। पाकिस्तान ये एक्सेप्ट कर चुका है कि हम कैपिटल इंटेंसिव सोसाइटी नहीं है, लेबर इंटेंसिव। तभी तो इतना हाई है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में से एक है हमारा। तो फैक्टर प्राइस, अगर लेबर की वेजेस ज़्यादा होंगी तो बंदा कहेगा इतना महंगा लेबर है भाई, छोड़ो मशीनें लगाओ। जैसे कि वेस्ट में है, यूरोप में, अमेरिका में लेबर की वेज इतनी ज़्यादा है कि उनको सस्ता पड़ता है कि इससे बेहतर है बड़ी इन्वेस्टमेंट करके मशीन लगा लो, 10 साल तक लेबर की वेज से मुकाबले में सस्ता पड़ेगा। वहाँ पे लेबर की वेजेस ज़्यादा है कानून की वजह से। फिर लेबर की वेज ज़्यादा होने की वजह भी है कि वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, लोगों को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा वेज चाहिए ही चाहिए। तो फैक्टर प्राइस की वजह से डिमांड पे फर्क पड़ेगा। लेबर महंगा है तो लेबर की कम डिमांड होगी, कैपिटल महंगा है तो कैपिटल कम डिमांड होगी। फैक्टर अवेलेबिलिटी भी एक सूरत है। लेबर बहुत अवेलेबल है, बहुत है, तो फिर लेबर सस्ता होगा। कैपिटल अवेलेबल ही नहीं है, मशीनरी यहाँ पे आ ही नहीं सकती। बात आपको पता है कि बाज मशीनरी का वजन इतना होता है, इतने मजे मजे केसेस हैं हम लोगों के ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, कंसल्टिंग इंडस्ट्री में बड़े ज़बरदस्त केसेस आते हैं। एक फैक्ट्री लग रही थी और बहुत प्रॉब्लम में आ गए, उसको लोकेशन चेंज करनी पड़ी। एक जगह उन्होंने डिसाइड किया यहाँ फैक्ट्री बनानी है, एक जगह उन्होंने पूरी फिक्स कर ली, मशीनरी मंगा ली। मशीनरी को आपको पता है जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है ना, वो मशीनरी टूट के आती है, यानी खुल के आती है, पार्ट्स में आती है, वहां से इंजीनियर साथ आते हैं और वो फिर जहाँ जाती है वहां पे उसकी फिर कमीशनिंग होती है, मशीनरी की डिप्लॉयमेंट होती है, मशीनरी पूरी दोबारा से स्ट्रक्चर की खड़ी की जाती है। बाद मशीनरी के कंपोनेंट्स का वजन इतना ज्यादा होता है कि रास्ते में आने वाला पुल वो वजन नहीं उठा सकता। तो कंपोनेंट्स में तोड़ के भेजें या लोकेशन चेंज करें, इस तरह के मसाइल भी आ जाते हैं। बहरहाल पता हम बात कर रहे थे कि बाज़ औक़ात बाज़ लोकेशन इतनी मुश्किल होती है कि वहाँ मशीन पहुँच नहीं सकती। जैसे केपीके के बहुत सारे इलाकों में हैवी मशीनरी नहीं पहुँच सकती, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, अवेलेबल नहीं है इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें। बलूचिस्तान का टेरेन बाज़ जगहों पे ऐसा है कि वहाँ पे हैवी मशीनरी नहीं पहुँच सकती। हर मशीनरी हेलीकॉप्टर में लोड करके नहीं ले जा सकते आप, या बहुत महंगी पड़ेगी, या बहुत सी जगह ऐसी हैं वहाँ लेबर अवेलेबल नहीं है, फार फ्लंग एरिया है।
तो फैक्टर की अवेलेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी वो ही ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय भी ज्यादा होगा, उसकी कॉस्ट कम पड़ रही होगी। फिर फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी देखी जाएगी। अगर लेबर ही इतना प्रोडक्टिव है तो फिर मशीन पे जाने की जरूरत नहीं है ना। मशीन तो एम्प्लॉय कर ली लेकिन मशीन इतनी प्रोडक्टिव नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। मशीन तो लगा ली, मशीन खुद प्रोडक्टिव नहीं, पुराने जमाने की है, घिसी पिटी है, कंपटीशन ही नहीं कर पा रही। हमारे मुल्क में जो मशीनरी है वो बाहर वालों से कम्पीट ही नहीं कर पा रही। ये केस हमारे यहाँ जेम्स एंड जेमोलॉजिकली जो हम एक चीज़ें बनाते हैं ना उसमें उसमें मसला है। हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो अच्छी नहीं है। दुनिया भर के जेम इंडस्ट्री से हम मुकाबला नहीं कर पाते, उसकी वजह है कि हमारे पास जो मशीनरी है उसकी प्रोडक्टिविटी खराब है। निकालने से लेकर काटने तक हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो अच्छी नहीं है। जेम की क्वालिटी क्या होती है? इसका साइज बड़ा होना चाहिए, उसका कट प्रिसाइज होना चाहिए, हर कट बिल्कुल सेम होना चाहिए दूसरे कट के मुकाबले में। तो उसके लिए बहुत आपको स्पेशलाइज्ड मशीनरी चाहिए, हमारे पास वो वाली अच्छी नहीं होती। जब निकाल रहे होते हैं तो बड़े बड़े साइज के कैसे निकलेंगे? ब्लास्ट से नहीं निकलेंगे, लेजर कटिंग से निकलेंगे। तो ये भी हमारे पास नहीं है, हम ब्लास्ट करते हैं। इटली के एक इटालियन काउंसलेट में एक साहब को मैं पढ़ा रहा था, वो मास्टर्स कर रहे थे, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था उनको मैं। तो वही बता रहे थे, वो कमर्शियल अताशी थे। तो यहाँ की जेम्स मार्केट में वो देख रहे थे, तो यही बता रहे थे कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये बात कब की हो रही है? 2004 की बात है। हम्म कि ये प्रॉब्लम जो है ना हमारे एक्सट्रैक्शन से लेकर हर स्टेप पे आपके यहाँ प्रॉब्लम है। आप compete कर ही नहीं सकते, आपकी चीज मार्केट को पसंद ही नहीं आएगी, क्योंकि वो हर हर स्टेप पे आप पीछे हैं। एक्सट्रैक्शन से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक आपकी जो भी इक्विपमेंट है वो। फिर एक और चीज होती है कि आपकी अगर फैक्टर सब्स्टिट्यूशन का रेट हाई है, फैक्टर सब्स्टिट्यूशन का रेट हाई है, तो इससे क्या होता है कि फैक्टर सब्स्टिट्यूशन का रेट हाई है तो ये आसान होता है एक दूसरे की जगह एक चीज को दूसरी चीज में लगाना। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब समझे आप? ये ड्रिलिंग का काम है, बंदा भी कर सकता है, मैं मशीन से भी करवा सकता हूँ। आपने वो देखा है जब छत पड़ती है तो छत पे जो सीमेंट डलती है, उसका पूरा कंक्रीट बन रही होती है, वो लेबर भी कर सकता है। वो बाहर वो ढेर लगाते हैं, उसको बेलचों से मिक्स करते हैं और ऊपर चढ़ाते हैं। और उसकी एक मशीन भी आती है, ट्रक आता है, पूरा वो ट्रक पीछे से गोल गोल घूम रहा होता है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो बाज बाज काम ऐसे हैं जिसमें लेबर और कैपिटल एक दूसरे को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, बाज काम ऐसे हैं जिसमें लेबर और कैपिटल एक दूसरे को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। किसी एक की प्रोडक्टिविटी इस टाइप की हो चुकी है कि दूसरा उसको नहीं सब्सटीट्यूट कर सकता। जैसे कि हैंडीक्राफ्ट या हाथ से बनाने वाले बहुत सारे आर्टिस्टिक चीजें, उसमें कंप्यूटर अभी भी सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता लेबर को। आर्टिस्टिक वैल्यू जिसकी ज्यादा है, जिसमें इनोवेटिव वैल्यू ज्यादा है, उसमें लेबर सब्सटीट्यूट नहीं कर पाता। लेकिन जिसके अंदर प्रिसिशन ज्यादा है, रिपीटेटिव काम ज्यादा है, वो उसमें लेबर कैपिटल को नहीं सब्सटीट्यूट कर पाता। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि अब आप हाथ से खाते बना लें या अब आप जो है वो ईआरपी सिस्टम लगा लें, तो कोई कोई मुकाबला ही नहीं है। अब लेबर की और कैपिटल की सब्सटीट्यूटेबिलिटी बहुत कम है इस मामले में, तो फिर आपको कैपिटल ही एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो जहां सब्सटीट्यूटेबिलिटी नहीं होगी वहां पे वही वाला फैक्टर लगेगा मजबूरन जो लगाना है। समझ में आ रही है? आप फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग्स बनानी है, पेंटिंग में एक मशीन नहीं बना पाएगी। अब तो खैर बना भी लेगी, पुराने ज़माने की बात हो गई, अब तो एआई का ज़माना है। पहले की बात करते हैं, तो पेंटिंग जो है वो नहीं बना पाएगी, नया जदीद आर्ट तख्लीक नहीं कर पाएगी। तो इसमें लेबर सब्सटीट्यूट नहीं होगा कैपिटल से, तो फिर लेबर की डिमांड मजबूरन ज़्यादा होगी इसमें। जिस चीज़ में वो चीज़ सब्सटीट्यूट नहीं होती सकती तो उसी की डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इंस्टॉलेशन की, एक्वायरिंग की कॉस्ट, ये सब चीज़ें शामिल हैं इसमें, जिसके बाद ये फैसला होता है कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी। फिर एक छोटी सी चीज़ बीच में इन्होंने डाल दी है, वो कवर करते हुए चलते हैं। केस स्टडी डाली है, केस स्टडी ज़रूर देख लीजिए। पेज नंबर 232 233 पे केस स्टडी है, 234 तक है, इसको देखिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू और कॉस्ट के कंपैरिजन से निकलता है। फर्म्स को पढ़ रहे हैं ना, प्रॉफिट कैसे निकलता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट। और कॉस्ट की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जैसे कि फिक्स कॉस्ट वो होती है जो शॉर्ट रन में, अब ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है,
बिजनेस स्टडीज की डेफिनेशन ये थी कि फिक्स कॉस्ट वो होती है जो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ चेंज नहीं होती। इकोनॉमिक्स की में फिक्स कॉस्ट डेफिनेशन ये है कि शॉर्ट रन में जो चेंज नहीं होती। हाँ करें, समझदारी के साथ देखें ना कि इकोनॉमिक्स जो है वो ग्लोबली बड़े पैमाने पे देख रही है ना। इकोनॉमिक्स ये देख रही है कि सिर्फ शॉर्ट रन की बात नहीं हो रही, लॉन्ग रन में भी हो सकता है। लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट नहीं रहती, वेरिएबल हो जाती है। फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट डोंट चेंज इन द शॉर्ट रन। लिख सकते हैं, बिजनेस में भी लिख सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहती है, शॉर्ट रन में भी चेंज होती है, लॉन्ग रन में तो होती ही होती है। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये वाला ग्राफ दोबारा देख लें, मैंने बिजनेस स्टडीज में आपको बना के दिखाया था। फिक्स कॉस्ट इज लाइक दिस, वेरिएबल कॉस्ट इज लाइक दिस। 0 यूनिट पे 0 होती है, 1 यूनिट पे जो भी होती है, पहले यूनिट से ही वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। और टोटल कॉस्ट जो है वो वहां से शुरू होती है जहां से फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होती है, और उसका स्लोप वैसे ही होता है जैसे वेरिएबल कॉस्ट का स्लोप होता है। लॉन्ग टर्म का तो ग्राफ अलग बनेगा। लॉन्ग टर्म का ग्राफ अलग बनेगा। लॉन्ग टर्म में पूरी कॉस्ट ही वेरिएबल कॉस्ट होगी ना, तो सारी ही की सारी ही ऐसे चलेगी। ये शिफ्ट नहीं होगी ऊपर, ये वाली लाइन फिक्स्ड ही नहीं रहे ना, वो भी वेरिएबल होगी। ठीक है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ लिया था। अब बिजनेस स्टडीज से हट के अब आ रही है कॉस्ट जो इकोनॉमिक्स की स्पेशलिटी है, ग्राफ से आपको समझाना। एक चीज होती है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? टोटल कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, उसमें फिक्स भी शामिल है, वेरिएबल भी शामिल है। अब ये देखिए जरा, इधर खड़े होकर देख लीजिए जरा आप लोग प्लीज, एवरेज कॉस्ट का कर्व ऐसा क्यों बनता है? या चलो इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। लिखेंगे हम लोग। यार ये क्या बात है अब्दुल्ला भाई, एवरेज कॉस्ट का वैसे क्यों बनता है? ये कॉस्ट है, ये यूनिट्स हैं। कम यूनिट्स बनाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ है समझें कि यूनिट जब यूनिट कम थे तो एवरेज कॉस्ट ज्यादा थी, फिर यूनिट बढ़े तो एवरेज कॉस्ट कम हो गई। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है? सारी कॉस्ट मिला के डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर रहे हैं। फिर ये एवरेज कॉस्ट ये अब वापस बढ़ना शुरू हो गई। एक यूनिट एक लेवल आया कि उसके बाद एवरेज कॉस्ट फिर बढ़ गई। क्यों है ऐसा? उन्होंने मतलब एक लिमिट के बाद फिर और चीजें, हाँ उसके बाद फिर मतलब फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, क्योंकि इसीलिए क्योंकि एक लेवल के बाद फिर आपको नई मशीनरी चाहिए होती है, नई स्पेस चाहिए होती है। तो अभी जो मौजूदा चीजें हैं वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे प्रोड्यूस करनी है, तो नई चीजें, नई लेबर, इस तरह की चीजें करनी पड़ेगी, तो इसलिए एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं। ये ग्राफ हम एग्जाम में ड्रॉ करके आ सकते हैं। एवरेज कॉस्ट का अगर सवाल है तो उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब एवरेज कॉस्ट के ऊपर जाने की दो वजूहत हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। आप लोगों ने जो बताई वो लॉन्ग रन वजूहत बताई। ये देखिए, दोबारा देखिए एक नज़र। अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो क्या शॉर्ट रन में भी एवरेज कॉस्ट ऐसे जा सकती है? जा सकती है, क्योंकि हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है। वो जल्दी आ गया। जब ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन आ गया तो कॉस्ट अपने मिनिमम पे होती है। मिसाल के तौर पे आपने एक मशीन है क्वायर की जिसके कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन में 10,000 पर डे पे ये ऑप्टिमम प्रोड्यूस करती है, तो 10,000 पे यहाँ पे आ गई। अगर इससे एक यूनिट बनाएंगे तो दायरा बहुत महंगा पड़ेगा, इतनी बड़ी मशीन खरीद के एक यूनिट बनवा रहे हो। समझ में आ रही है? जब आप उससे 10,000 यूनिट बनवाते हैं तो ऑप्टिमम पड़ता है। जब 10,000 से ज़्यादा बनाते हैं तो मशीन की लिमिट से क्रॉस कर रहे हैं आप। बना तो देगी वो, लेकिन फिर उसमें क्या होगा, मेंटेनेंस से काम निकलना शुरू हो जाएगा, पार्ट्स टूटना शुरू हो जाएंगे, रिपेयर्स का काम ज़्यादा आ जाएगा, उसकी एफिशिएंसी वापस से नीचे होना शुरू हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है? ये बात नहीं हो रही कि नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने के बाद नई मशीन लगानी पड़ेगी, वो लॉन्ग रन में है। लॉन्ग रन में यू शेप की वजह क्या होती है? वो यही होती है कि एक लिमिट के बाद फिर आपको री इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन शॉर्ट रन में भी यू शेप है, क्योंकि शॉर्ट रन में फैक्टर एफिशिएंसी के बाद फिर इनएफिशिएंसी या डिसइकोनॉमीज आना शुरू हो जाती है। लेबर के साथ भी ये मसला है, एक हद से ज़्यादा काम करवा लें फिर उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। कैपिटल के साथ भी मसला है, एक हद से ज़्यादा प्रोडक्ट बनवा लें उसकी मेंटेनेंस का काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन ऐसे आती है। ब्रेक इवन क्या होता है?
प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट। और ब्रेक इवन एनालिसिस में हमें पता चलता है कि अगर हम देखें कि अभी टोटल कॉस्ट क्या चल रही है, अभी टोटल रेवेन्यू क्या चल रहा है, ये रेवेन्यू है, ये कॉस्ट है, तो वो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो हम बेच लेंगे तो हमारा नुकसान से बाहर आ जाएंगे। उससे पहले पहले का सेक्शन लॉस होता है, उसके बाद बाद का सेक्शन प्रॉफिट होता है। देखा हुआ है, बिजनेस स्टडीज में भी हमने इसको स्टडी किया था। तो अगर मैं कहूं कि पर यूनिट बताओ कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो इसके लिए एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू निकाला जाता है। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? सारे यूनिट्स लिए, सारी कॉस्ट ली, डिवाइड करके एक यूनिट की कॉस्ट आ गई। सारे यूनिट्स लिए, सारी प्राइस ली, यूनिट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई किया जो सेल हुए, तो एक यूनिट का एवरेज रेवेन्यू आ गया। तो एक यूनिट कितने का बेचा, एक यूनिट कितने का बना, ऑन एन एवरेज पता चल गया। हालांकि हर यूनिट सेम अमाउंट का नहीं बनता। अगर आप सिर्फ 100 ही यूनिट बना रहे हैं तो आपका पर यूनिट महंगा पड़ रहा होगा। पहले 100 यूनिट तो बड़े महंगे पड़े, जब आप 1000 यूनिट बना रहे हैं तो पर यूनिट कम पड़ रहा होगा, अगले के 900 यूनिट सस्ते पड़े उसके मुकाबले में। तो हम ऐसे नहीं निकालते एवरेज कॉस्ट, हम कहते नहीं, ओवरऑल सारे यूनिट्स को बताओ कि सारे यूनिट्स बनाने के बाद बताओ कि कितनी हमारी एवरेज कॉस्ट पड़ी, और उसके बाद हमारा एक यूनिट पे प्रॉफिट कितना मार्जिन है, पर यूनिट प्रॉफिट मार्जिन एवरेज कॉस्ट और एवरेज प्राइस से, एवरेज रेवेन्यू से निकलता है। फिर अगेन बिजनेस स्टडीज के डोमेन में ही हम घूम रहे हैं, तो फर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? भाई तुमने एक कंपनी खोली है, खुद ही बता दो, बगैर कॉपी बुक देके बता दो। कंपनी खोली है, नंबर 1 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और क्या होता है? ग्रोथ, और क्या होता है? सर्वाइवल भी होता है बाज़ औक़ात, वेलफेयर, स्केर्सिटी कम करने को पूरा मिला के क्या, सोसाइटी का फायदा, वेलफेयर एनवायरनमेंट की सब मिला लें। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो इन मतलबों में जाने की जरूरत तो नहीं है, ये तो सब बेसिक बात है। प्रॉफिट क्यों चाहिए होता है, ग्रोथ का क्या फ़ायदा होता है, सर्वाइवल का क्या मतलब होता है कि बाज़ औक़ात कंपनी सिचुएशन में होती है कि उसको अपने आप को लॉस से बाहर निकालना होता है। जैसे भी हम सर्वाइवल स्टेट्स की तरफ, सर्वाइवल के हिसाब से चल रहे हैं अभी हम, क्योंकि हम प्रॉफिट में नहीं है। हमारा वो डोमेन रजिस्टर हो गया, तो अब संडे को वेबसाइट अप होनी चाहिए। ये हमने देखो तारीखी जुमला हमने अपने कोर्स में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, बात समझ में आती है। अब आ गए वापस इकोनॉमिक्स के डोमेन में, निकल गया बिजनेस स्टडीज से बाहर आ गए। मार्केट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दो एक्सट्रीम्स हैं मार्केट के। मैं ज़रा आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दूंगा, माजरत, आप लोग थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि मैं आपको इकोनॉमिक्स ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आपको जो है वो ए लेवल्स में भी आसानी हो। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ मैं, ठीक है। तो गालिबन ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें जो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो थोड़ा सा आपकी तवज्जो दरकार होगी। जवार भाई आप ऑन हैं? आराम भाई से कहते यार क्लास में आ जाते तो अच्छा होता, ऑनलाइन ही आ जाते बेचारे। इसमें ज़रा इसी में हम ऐड कर सकते हैं, और हम इसी में ऐड करके देखूं मैं। देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा क्रूशल टॉपिक है, और आगे के लेवल्स में भी इसका बहुत इस्तेमाल है। तो थोड़ा सा हम इसको डेप्थ में देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मार्केट इकोनॉमिक्स का एक बहुत क्रूशल कॉन्सेप्ट है ना, मार्केट, डिमांड सप्लाई। सब कुछ ही मार्केट पे चल रहा है, देखा है ना आपने, डिमांड सप्लाई ग्राफ पे कितने सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे होते हैं। मार्केट किस तरह की है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डिमांड सप्लाई कैसे बिहेव करते हैं। तो मार्केट कैसी होनी चाहिए पे काफी काम किया है इकोनॉमिक्स ने, और बहुत से डिजाइन सजेस्ट किए हैं।
इकोनॉमिक सिस्टम्स के एतबार से भी बहुत सी बातें हुई हैं कि इस सिस्टम में ऐसी मार्केट होती है, इसका ये फायदा और ये नुकसान होता है। तो पहले तो मैं बात कर दूं कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे कि बहुत सारे सेलर्स हो सकते हैं पॉसिबली, बहुत सारे बायर्स हो सकते हैं पॉसिबली, और वो बायर्स और सेलर्स अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। अगर बायर्स ज़्यादा होते हैं तो सेलर पावरफुल होता है, सेलर ज़्यादा हो जाते हैं तो बायर पावरफुल हो जाता है। ऐसे ही है ना, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस कम हो जाती है, डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस बढ़ जाती है। प्राइस पे ही कंपटीशन चल रहा होता है। अगर गिवन दैट की क्वालिटी सेम है तो प्राइस पे कंपटीशन चल रहा होता है। वैसे कंपटीशन इन रियल प्राइस और नॉन प्राइस दोनों होते हैं। प्राइस कंपटीशन में कोशिश करती है कंपनी की अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करे, अपनी क्वालिटी को कंप्रोमाइज किए बगैर। और नॉन प्राइस कंपटीशन में क्या क्या हो सकता है? प्राइस कंपटीशन में तो कोशिश की जा रही है कि क्वालिटी कंप्रोमाइज किए बगैर दूसरे से सस्ता बेच दूं। नॉन प्राइस कंपटीशन में क्या क्या होता होगा? कैसे, किन चीजों में compete करते होंगे? डिजाइन में compete करते होंगे, क्वालिटी तो कोशिश करें ना कि वही सेम मेंटेन करें। डिजाइन में, फीचर्स में, मार्केटिंग में, ब्रांड नेम में, इमेज में, इन चीजों में compete करने की कोशिश करते हैं। नॉन प्राइस फैक्टर्स अट्रैक्टिव बनाते हैं कस्टमर के लिए, लॉयल्टी के अंदर compete कर रहे होते हैं। कंपटीशन के दो एक्सट्रीम्स की पहले बात करता हूं मैं। मार्केट में दो एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन मौजूद हैं। एक फॉर्म है जो इकोनॉमिक्स में बड़ी अच्छी स्टडी की जाती है, उसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या मतलब होता है? परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट का क्या मतलब हुआ? नंबर 1, अनलिमिटेड बायर्स। परफेक्ट कंपटीशन इज एन अजम्पशन। इसके करीब आइडियल कंडीशन, इसके करीब करीब होना इकोनॉमिक्स, खासतौर पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, जिस इकोनॉमिक्स को हम अभी पढ़ रहे हैं, इसके नजदीक इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए परफेक्ट कंपटीशन के जितने करीब होगी मार्केट उतना अच्छा होगा। ठीक है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के लिए अच्छा होगा अगर कंपटीशन परफेक्ट होगा। तो उसकी कुछ शराइत हैं। परफेक्ट कंपटीशन की पहली शर्त है अनलिमिटेड बायर्स और अनलिमिटेड सेलर्स। क्या होगा भाई इससे? अगर लाखों सेलर हैं किसी चीज के तो अब कोई सेलर महंगा बेच सकता है? रूजबाजी, कोई सेलर महंगा बेच सकता है? नहीं। और अगर अनलिमिटेड बायर्स हैं तो की सेलर को बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करने की जरूरत है? सारा बिक जाएगा, कोई स्टॉक नहीं बचेगा, सारा बिक जाएगा। तो मार्जिन कम रखो और सारा बेच दो, फिर और ले आओ, फिर और बेच दो, फिर और ले आओ, फिर और बेच दो। मार्केट बड़ी स्मूथ है, बायर्स भी बहुत हैं, सेलर्स भी बहुत हैं। नंबर 2, परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। आप कहें सर ये कहां होता है? मैं ये नहीं कह रहा ये होता है, हम ये कह रहे हैं इसके जितने करीब आओगे मार्केट उतनी बेहतर होगी इकोनॉमिक्स के हवाले से, अगर इंफॉर्मेशन परफेक्ट होगी। अब बात क्या होगी? अगर बायर्स ज्यादा होंगे मार्केट में और सेलर ज्यादा होंगे मार्केट में, मार्केट अच्छी होगी, उसमें ऊंची ऊंची प्राइसेस सेट नहीं होंगी, इनएफिशिएंसीज नहीं होंगी। सब प्रोड्यूसर जो है वो अच्छा एफिशिएंट होगा क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं, वो अगर एफिशिएंट ना हुआ तो कंपेटिटिव नहीं रहेगा। लेकिन प्रोड्यूसर अपनी चीज को बेचने के लिए गिमिक्स नहीं कर रहा होगा क्योंकि अनलिमिटेड बायर्स हैं, जो भी बनाएगा सब बिक जाएगा, गिवन दैट के मिनिमम क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो ये वो कंडीशंस हैं जो कि मैच करेंगी तो मार्केट अच्छी होगी। तो जिस मार्केट में कंज्यूमर्स ज्यादा होते हैं वहां प्रोड्यूसर सुकून में होता है, जिस मार्केट में प्रोड्यूसर्स भी ज्यादा होते हैं वहां कंज्यूमर भी सुकून में होता है। तो इसलिए एक अच्छी मार्केट है जोड़िया बाजार। जोड़िया बाजार कराची का अच्छी मार्केट है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारे होलसेलर्स मिल जाते हैं, एक नहीं होता, हर दुकान होलसेलर की दुकान है। तो सप्लायर अनलिमिटेड के करीब है और वहां पे खरीदने वाले कितने हैं? वो भी अनलिमिटेड करीब है। तो जोड़िया बाजार में बार्गेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। जोड़िया बाजार, जोड़िया उर्दू बाजार की नहीं, उर्दू बाजार की बात नहीं होती।
तो वहां पे आपको बार्गेनिंग की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, और वहां पे आपको अपनी मर्जी क्वालिटी का, हर क्वालिटी का माल अवेलेबल, आप दुकान पर जाएं, माल उठाएं और कर लें। वो ज्यादा प्रॉफिट चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि उसके बराबर वाला भी वही बेच रहा है, उसके बराबर वाला भी वही बेच रहा है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन में बायर सेलर ज्यादा होने से फायदा है, हमारा जितना उससे करीब होगा। परफेक्ट कंपटीशन तो कह रहे हैं अनलिमिटेड हो जाए, लेकिन उससे करीब हो जाए तो अच्छा। दूसरा, परफेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपके प्रोडक्ट में क्या है, और आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपके बायर को क्या चाहिए। अगर दोनों को एग्जैक्टली पता है तो अब आप ये बताओ, चूंकि मेरी बोतल की शेप ऐसी है तो उसकी कलर ऐसा है तो मेरा नाम ऐसा है तो उसकी वजह से ये महंगी बिकनी चाहिए। कोई अपने प्रोडक्ट को अपनी कॉस्ट से ऊपर नहीं बेच सकेगा, जस्ट बेसिक प्रॉफिट मार्जिन रखेगा। यानी ब्रांडिंग की जरूरत खत्म हो जाएगी कंज्यूमर को भी और प्रोड्यूसर को भी। प्रोड्यूसर भी कहेगा कि मेरे कंज्यूमर को ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन है, अब मैं एडवर्टाइजिंग पे पैसा खर्च करने के बजाय कॉस्ट कम कर दूं। मुझे 10 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग में खर्च करने थे, 10 करोड़ की कीमत कम कर देता हूं मैं, क्योंकि मेरे कंज्यूमर को पहले ही सब कुछ पता है, मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कहाँ मिल रहा है, कैसा मिल रहा है। बात समझ आ रही है? तो आप बताइए कि पंजाब बासमती राइस, पंजाब राइस की फैक्ट्री की आपने कभी एडवर्टाइजमेंट देखी है? क्यों? क्योंकि सबको पता है कि उसका चावल कैसा होता है। आप नॉर्मली आप देखते हैं आमतौर पे टीवी पे ये कौन सा आटा होता है, अशरफी आटे का ऐड आता है, कभी कभी आता है, सालों में एक दफा आता है, सालों में एक दफा कभी आता है, जस्ट एज अ रिमाइंडर कि हम हैं। क्यों? क्योंकि परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होने की वजह से बायर को पता है ये कौन है, क्या क्वालिटी है, कैसी चीज मिल रही है, सब कुछ पता है। तो अच्छा, अब और वो ब्रांड, उनको ब्रांड की वजह से एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करने की जरूरत नहीं है। एक तो बायर भी अनलिमिटेड है, मतलब बहुत बायर है, अनलिमिटेड के करीब है। तो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर होगी तो मार्केट में बायर और सेलर दोनों का फायदा होगा। बायर को एक्सेसिव खर्चा नहीं करना पड़ेगा ना ब्रांडिंग पे कि मेरा ज्यादा बिक जाए, नहीं, जो बनाओगे सारा ही बिक जाएगा ना उसको वो डिसीव कर सकेगा कंज्यूमर को परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। फिर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी आइडेंटिकल होगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन सबको परफेक्ट है, सबको पता है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, तो सब वही बनाएंगे। जब सब वही बनाएंगे तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आइडेंटिकल हो जाएंगे। इससे भी क्या फायदा होगा? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगी, अगेन प्राइस डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगी। भाई आपको जो शर्ट चाहिए उससे ज्यादा अच्छी मेरे पास मौजूद है, मेरे पास ज्यादा अच्छी हो गई। नहीं, सोशलिस्ट नहीं है। एक जैसी चीज सबके पास इस तरह से कि अगर बड़े कॉलर वाली शर्ट है तो सब बड़े कॉलर वाली शर्ट अनलिमिटेड अवेलेबल है, छोटे कॉलर वाली शर्ट चल रही हो, छोटे वाले भी अनलिमिटेड अवेलेबल है। हर तरह की चीज में बहुत सारा अवेलेबल है। तो हर तरह की चीज में आइडेंटिकल बहुत सारे प्रोडक्ट मौजूद हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये समझ लीजिएगा। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल ब्लू अब आए तो ब्लू अब भी अनलिमिटेड अवेलेबल है, ग्रीन अब आए तो ग्रीन भी अनलिमिटेड अवेलेबल है, अगर आप वो बटरफ्लाई लेते हैं तो वो भी अनलिमिटेड अवेलेबल है, अगर आप पीनी वाला लेते हैं तो भी अनलिमिटेड अवेलेबल है। आजकल चल रहा है ना व्हाइट कलर का ऊपर से दुपट्टे वाला। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन जो है वो प्रोडक्ट आइडेंटिकल होता है परफेक्ट कंपटीशन में। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक दुकान पे जाते हो, कहते हैं भाई मेरे जो बटन लगे हैं ना, बटन, ये बटन उसके पास नहीं है तो उसकी वजह से मैं महंगा चार्ज कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं होता। तो कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन परफेक्ट होगी तो प्रोडक्ट भी आइडेंटिकल होने में आसानी रहेगी। आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगा तो मार्केट बेहतर रहेगी, बिला वजह डिसीव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक है प्राइस टेकर्स हैं सब लोग। मार्केट में जितनी डिमांड है, जितनी सप्लाई है, उससे प्राइस सेट हो गई, उसी प्राइस पे सब बेच रहे हैं। कोई प्राइस चेंज नहीं कर सकता कोई। एक तो हर प्रोड्यूसर, कोई भी प्रोड्यूसर इतना बड़ा नहीं है कि उसकी मर्जी से प्राइस चेंज हो। तो एवरीवन, ऑल द कंज्यूमर्स एंड ऑल द प्रोड्यूसर्स आर प्राइस टेकर्स। मार्केट की खराबी ही यही है कि प्राइस जरूरत से ज्यादा ऊपर जाए। एक्चुअली कंपटीशन के साथ तस्करा जो हो रहा है ना, कंपटीशन की सारी बात जो कर रहे हैं हम, इकोनॉमिक्स में सारे जो हम इश्यूज उठा रहे हैं वो क्या है कि जहां प्राइस डिसाइड होनी चाहिए थी डिमांड एंड सप्लाई से, प्राइस वहीं रहे, बिला वजह कीमत ऊपर ना जाए। एक्चुअली आखिर में वन सिंगल पॉइंट ये है हमारा कि कीमत वो चार्ज हो जो कि लॉजिकली उसकी होनी चाहिए थी, डिसीव ना हो कंज्यूमर, ब्रांडिंग की जरूरत ना पड़े, कीमत एक्सुबरेंट चार्ज ना करो।
तो प्राइस टेकर है एवरीवन। क्या मतलब हुआ? कोई प्राइस सेट नहीं कर रहा, मार्केट में डिमांड सप्लाई से जो प्राइस सेट हो गए बस वही सेट हो गए। एंट्री और एग्जिट फ्री है। अगेन होती नहीं है, लेकिन जितना फ्री के करीब होगी मार्केट परफेक्ट होती जाएगी। क्या मतलब हुआ इस बात का? सबा ने एक नई चीज बनाई, एक नई तरह की अंगूठी बनाई पत्तों से, और वो मार्केट में बहुत हिट हो गई, तो किसी के लिए भी वो अंगूठी बनाना बहुत आसान हो, वो भी बनाना शुरू कर दे। तो अब सबा क्या कर सकेगी? सबा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस चार्ज नहीं कर सकेगी, लेकिन सबा को लॉस भी नहीं होगा। क्यों? एग्जिट भी फ्री हो। नॉर्मल बिजनेसेस में ऐसा नहीं होता। अगर आपने स्टॉक खरीद लिया, ये खरीद लिया, कारोबार नहीं चला, तो एग्जिट फ्री नहीं है। अब वो सारा स्टॉक आपका जाया हो जाएगा। आपने फर्नीचर लगाया था, वो उस प्राइस पे नहीं बिकेगा, इतने का लिया था आपने, बहुत नुकसान में रहेंगे आप। बाहर बिजनेस से बाहर निकलना नुकसान में रहेगा। अगर बिजनेस में घुसना भी आसान हो और निकलना भी आसान हो, तो फिर जहां जैसे कहीं किसी को प्रॉफिट होता नजर आएगा सब उसी में घुस जाएंगे, और जहां जरा सा भी लॉस होगा बंदा फटाफट उससे बाहर आ जाए। ये जिस बिजनेस में ऐसा होगा कि बाहर निकलना आसान हो, वो बिजनेस ज्यादा परफेक्ट कंपटीशन के करीब होगा। जैसे कि रिटेल बिजनेस में निकलना आसान होता है। आपने 10 पत्ती के पैकेट रखे हैं, 10 किलो आटा रखा है, 10 किलो चीनी रखी है, आपका कारोबार नहीं चल रहा, मार्केट में वैसे ही बेच दो। बड़ा वाले रिटेलर को कॉस्ट टू बेच के चले जाओ। रिटेल बिजनेस में आना और बाहर आना दोनों आसान होता है। तो इसलिए आपको रिटेलर कितने नजर आएंगे? बहुत सारे। तो रिटेल बिजनेस परफेक्ट कंपटीशन के करीब है। आमतौर पे एक रिटेलर के पास जो चीज मिल रही होती है, दूसरे के पास भी वही चीज मिल रही होती है, उतने की ही मिल रही होती है। आप रिटेलर से जाके कहते हैं कि भाई नहीं भाई सस्ता करो भाई, आप कहते नहीं वो उसी प्राइस से दे रहा है जो दूसरा भी उसी प्राइस पे दे रहा है ना। नॉर्मली हम रिटेलर से प्राइस पे बार्गेनिंग नहीं कर रहे होते। रिटेल बिजनेस इज वेरी क्लोज टू परफेक्ट कंपटीशन। अब इससे उलट चलते हैं, जरा सुनिएगा। अगर कोई कारोबार ऐसा है, ये दूसरी एक्सट्रीम की बात कर रहा हूं मैं, दोनों के बीच में सब कुछ, हमारा सब कुछ दोनों के बीच में। दूसरी एक्सट्रीम की बात करते हैं। अगर कारोबार ऐसा है कि जिसमें एंट्री बहुत मुश्किल है, या उसमें एक दफा एंटर हो गए तो एग्जिट बहुत मुश्किल है, ऐसा कोई कारोबार बताएं। मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहता हूं। अमेरिका में प्राइवेट कंपनीज मिसाइल मैन्युफैक्चर करती हैं। मैं पाकिस्तान में मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहता हूं। एंट्री आसान नहीं है, मुझे कितनी लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी, कहां कहां क्या क्या करना पड़ेगा। तो फिर इसमें जो घुसेगा, एक दफा जो इसमें घुस गया तो दूसरा इसमें घुसना, तो फिर इस कारोबार को कारोबार करने वाला क्या होगा? इस कारोबार का मोनोपोली हो जाएगा। मोनोपोली का क्या मतलब है? एक बंदा कारोबार। मोनोपोली इज द वर्स्ट केस इन इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि सिंगल सेलर है, अपनी मर्जी से प्राइस सेट करेगा, जितना चाहूं बनाऊं। मार्केट में आपको 10 चाहिए, मैं 6 बना रहा हूं, तो प्राइस क्या होगी? सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस ऊपर चली जाएगी। मोनोपोली प्राइस सेट करता है, उसका बिल्कुल उलट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर अब एक एक करके हम हर एक की जायजा लेते हैं। एंट्री और एग्जिट मुश्किल होगी, बात मोनोपोली बनने की तरफ जाएगी। अब एंट्री एग्जिट किन किन में मुश्किल हो सकती है? मैंने मिसाइल की बता दी। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी, उसमें भाई 50 अरब से शुरू होता है काम, तो भाई मोनोपोली बनने की तरफ बात जाएगी। ना आप लगा सकते हो ना आप लगा सकती हो। एक ऐसी फैक्ट्री है जो समंदर के किनारे ही बड़ी फैक्ट्री लगेगी। अब समंदर के किनारे गवर्नमेंट इजाजत देगी तो बनाओगे। गवर्नमेंट की इजाजत जहां गई वहां फिर वही हो गई बात, एंट्री मुश्किल हो गई। और अगर मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट आइडेंटिकल नहीं है, फिर मोनोपोली की तरफ जाएगी बात। मेरा प्रोडक्ट दूसरों से इतना मुख्तलिफ है कि कोई उसके जैसा ही नहीं है, फिर क्या बनेगी वो कंपनी? मोनोपोली बन जाएगी। मिसाल के तौर पे कोई चीज बताएं। हर कंपनी पाकिस्तान में कोशिश करती है, दुनिया भर में कोशिश करती है कि वो अपने प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन इस लेवल पे कर दे, इस लेवल पे डिफरेंशिएशन कर दे कि दूसरा प्रोडक्ट ऐसा लगे वो चीज ही नहीं है, वो चीज ही कोई और है। मसलन आ रही है रास्ते में। मसलन आईफोन। क्या आईफोन क्या चीज है? मोबाइल फोन है ना, स्मार्टफोन है। आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, पोको और इन्फिनिक्स, टेक्नो, रियलमी, रेडमी, शाओमी, है ना, सब मोबाइल फोन है। लेकिन
एप्पल ने कोशिश की कि वो लोग उसको मोबाइल फोन ना समझें, कहें कि हमारा प्रोडक्ट दूसरों से इतना मुख्तलिफ है कि ये आप ही सोच ही सकते कि ये ले लूं या वो ले लूं। तो जो एक पॉइंट था प्रोडक्ट आइडेंटिकल होंगे, उसका बिल्कुल उलट है कि लोग कोशिश करेंगे कि उनका प्रोडक्ट आइडेंटिकल ना रहे किसी से। डिफरेंशिएशन इस लेवल पे कर दो कि आपका प्रोडक्ट उस जेनेरिक से ही निकल जाए। हमें कोई मोबाइल फोन लेना है और हमें आईफोन लेना है, ये दो अलग अलग बातें हैं, है ना। अगर कोई कह रहा है यार एक मोबाइल फोन चाहिए, यकीनन उसको आईफोन नहीं चाहिए, वरना बोलता मुझे आईफोन चाहिए। और जिसने कहा भाई मुझे आईफोन चाहिए, उसको आप कोई नहीं दिखा सकते दूसरी चीज, उसको सिर्फ आईफोन ही चाहिए। तो ये जब ब्रांड डिफरेंशिएशन इस लेवल पे हो जाती है तो फिर कंपनी क्या करेगी, कहेगी मेरे जैसा कुछ दूसरा प्रोडक्ट है ही नहीं, तो फिर वो क्या बन गई, मोनोपोली बन गई। और मोनोपोली बन गई तो फिर कोई मसला आ गया कि प्राइस अपनी मर्जी। अगर कोई मोनोपोली बन के सस्ता बेच देता है तो हमें क्या प्रॉब्लम है भाई। हमें असल प्रॉब्लम क्या है कि वो प्राइस ऊपर ले जाता है, मार्केट डिस्टॉर्ट करता है, कंज्यूमर को कब की वेलफेयर तबाह बर्बाद कर देता है। कंज्यूमर वेलफेयर, प्रोड्यूसर वेलफेयर इतनी जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आपके कोर्स में नहीं है, पढ़ाऊंगा भी नहीं, ए लेवल्स में आएगा। लेकिन ये कि मोनोपोली से मसला हमें ये है कि प्राइस डिस्टॉर्ट करता है, एक्चुअली जो प्राइस होनी चाहिए थी उससे बहुत ऊपर चार्ज करता है। तो आईफोन भी क्या करता है आप देख लें, कितने का आईफोन पता नहीं, बस ऐसे ही बिला वजह। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से मोनोपोली की तरफ जाती है बात, ठीक है, बात समझ आ रही है। और कोई मिसाल दें आईफोन की, मैंने दी मिसाल, आप लोग निकालें। हाँ भाई ऑनलाइन वाले भी निकालो मिसाल, कोई प्रोडक्ट इतना डिफरेंशिएट कर दिया गया हो कि अब वो मोनोपोली बन गया, हालांकि उस जैसे दूसरे भी हो। नहीं इंपोर्ट्स का क्या ताल्लुक है, बात है लोगों के जहन में ब्रांडिंग करके अपना प्रोडक्ट इतना खास बना दो कि लोग कहें कि ये चीज ही अलग है भाई। मिसाल नाम बताएं, ब्रांड का नाम बताएं, क्या क्या नाम है। फेरारी कह सकते हैं, रोल्स रॉयस तो खैर एक और बड़ी ब्रांड हो गई, उसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। चलें और बताएं ना, अपने अपने करीब करीब का बताएं, आपका फेरारी है, रोल्स रॉयस है नहीं है ना। आईफोन तो नजर आता है ना घर में, किसी ना किसी का हो ही जाता है, तो करीब करीब की कुछ चीज बताएं। जितना डिफरेंशिएट करेगा कोई उतनी ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकेगा, ये बात समझ में आती है ना। अगर आपका प्रोडक्ट जेनेरिक ना रहा तो आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। अच्छी मिसाल नहीं कोई, आप लोगों के लिए नहीं होता, लेकिन ब्रांडेड वॉचेस सबने घड़ियां बनाई हैं, लेकिन राडो की घड़ी की कीमत ही कुछ और है। वो घड़ी नहीं है, वो सुवेनियर है एक तरह से, उसकी ब्रांड ऐसी इमेज ऐसा बना दी, अब उसकी एक्सूबरेंट प्राइस चार्ज कर रहा है। और बताऊं, एक्सूबरेंट हद से ज्यादा। सनग्लासेस ब्रांड आ गई बस, वो हैंडबैग्स, हाँ ब्रांडिंग का गेम ही सारा ये है कि वो मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन निकाल के मोनोपोलाइज करना चाहते हैं, है ना। कपड़ों में एक जमाने में कुछ अरसे पहले सना सफीनाज, अब तो और आ गए ना, तो थोड़ा उनका रोल टूट गया। और कौन सा था जहाँ पे लोग मर जाते हैं, एक दूसरे गोली मार देते हैं, वो जब से लगती है सफायर पे लगती है, ऐसा किसी एक जगह होती है ना, अब मारपीट शुरू हो जाती है। औरतों की शॉपिंग पे मर्द एक दूसरे का गला दबाना शुरू हो जाते हैं, मेरी लाइन पहले थी फिर, हाँ वही ना सफायर पे। तो वो क्या हो सकते हैं, जूते भी हो सकते हैं, हाँ बाज जूते हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यस एक एयर जॉर्डन, या एक जूते की निकली थी जिसपे क्या वही बैन भी हो गया था वो जूता, कि जिसको पहन के भागने में जो है वो आपको ज्यादा टाइम अच्छा मिल रहा था। ऐसे ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। तो ये इसका एक पॉइंट ये कहते हैं लोग कि भाई अगर ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो नए प्रोडक्ट की रिसर्च कौन करेगा। ये एक सवाल जरूर है कि नए प्रोडक्ट की रिसर्च कैसे होगी। नया प्रोडक्ट तो परफेक्ट कंपटीशन में नया प्रोडक्ट कौन लाएगा, आप लाओगे नया प्रोडक्ट। परफेक्ट कंपटीशन है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 4 आने,
और जैसे ही आप बनाओगे वैसे ही दूसरा भी बना लेगा, परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। तो आप बताओ कि नया प्रोडक्ट आप कैसे लाओगे? नया प्रोडक्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिसर्च। रिसर्च में क्या डालना पड़ेगा? लाखों करोड़ों डॉलर्स। वो डॉलर्स कौन डालेगा? नहीं, लेकिन हर किसी के पास कैपिटल ही नहीं है इतना कि वो इतनी महंगा रॉ मटेरियल अफोर्ड करके वो चीज बना सके। और कोई ज्यादा अच्छी क्वालिटी की बनाए उतना अच्छी क्वालिटी की नहीं, अभी बना ही नहीं ना। मैं कह रहा हूं कि एक नई दवा बनानी है, कौन बनाएगा? तो फिर ऐसे तमाम चीजों में जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वहां पे परफेक्ट कंपटीशन में फिर एक्सटर्नली आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। गवर्नमेंट इंड्यूस करा दे, गवर्नमेंट इंड्यूस करवाती रहे नए कंपटीशन के थ्रू, नई दवाएं, नए प्रोडक्ट्स, नई रिसर्च। बहरहाल कंज्यूमर के लिए क्या अच्छा है और कंज्यूमर के लिए क्या अच्छा नहीं है, हम तो ये बात कर रहे थे। ठीक है। इसी तरह से ये बहुत ज्यादा होता है मेडिसिन इंडस्ट्री में मैडम, मेडिसिन इंडस्ट्री। क्या मतलब हुआ? हमारी जो दवा, हम है भी वही पैरासिटामोल, वही पैरासिटामोल, वही पैरासिटामोल, वही पैरासिटामोल। हमारी दवा खा के वो सर का दर्द दूर होता है ना, वो किसी दवा से नहीं होता। तो उसकी जो सेल है वो कितनी होती है फिर? आपको पता है पैनाडॉल की सेल जो है, पैनाडॉल ब्लैक में बिक रही थी कुछ अर्से पहले, ब्लैक में बिक रही थी। ब्लैक में पैनाडॉल इतना कॉमन इंग्रेडिएंट है, कॉमन सॉल्ट है, ब्लैक में बिक रही थी। ऑल्टरनेट नहीं ले रहे थे लोग। हालांकि सेम ही ऑल्टरनेट हर जगह मिल रहा था। पैनाडॉल नहीं लो भाई, पैरासिटामोल ले लो, डिस्ट्रॉल ले लो, और कोई ले लो, नहीं पैनाडॉल चाहिए। तो बहरहाल आगे चलें। परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती तो फिर प्राइस बढ़ती है। आपसे कहा, आपको पता है ये प्रोडक्ट खाने से ये होगा और यूं होगा और ऐसा होगा, तो ये वाला घी इसमें फोर्टिफाइड है और विटामिन डी के आएगा और पता नहीं कौन से आयरन के कॉम्प्लीमेंट। लो भैया, तो वो कुछ नहीं, तो वो देखो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं और हंस हंस के डांस कर करके खाना खा रहे हैं। तो लोग समझते हैं खा के ऐसी फैमिली हो जाएगी हमारी। मतलब लोगों की माइंड में इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करते हैं और एक ऐसा इमेज बनाते हैं जो रियल नहीं होता। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन इम्परफेक्ट होगी, प्राइस क्या होगी? ऊपर जाएगी। जहां पे सेलर अनलिमिटेड नहीं होगा, जहां पे सेलर इंडिविजुअल हो गया, वहां पे प्राइस क्या होगी? बिल्कुल। तो अब बात करते हैं दूसरी एक्सट्रीम की, यानी मोनोपोली की। मोनोपोली एक ऐसा सेलर है जो अकेला बेच रहा है। मैंने पाकिस्तान में परफेक्ट कंपटीशन में करीब तरीन चीज बता दी आपको, क्या? रिटेल मार्केट, चावल की मार्केट। देखें, जहां परफेक्ट कंपटीशन होगा वहां कोई ब्रांड नेम नहीं होगा आमतौर पे। दुकान पे जाके क्या कहते हैं? दाल दे दो। कौन सी दाल दे दो? मूंग की दाल। कौन सी कंपनी की? कोई भी दे दो। मूंग की दाल चाहिए, आटा चाहिए, चावल चाहिए, कंपनी का इतना मैटर नहीं करता। अब आप बताइए, मोनोपोली की कोई मिसाल पाकिस्तान में चले, शाबाश। कराची में के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली है। क्यों? क्योंकि एंट्री बैरियर है। अब वजह भी पूछेंगे हम क्यों है कराची में, क्योंकि हमने बहुत सारे रीजन देखे ना कि मोनोपोली क्यों हो सकती है। तो मोनोपोली क्यों है कराची में के इलेक्ट्रिक की? क्योंकि एंट्री बैरियर है। जैसी कराची में के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली हुई, उसने क्या किया? प्राइस अपनी मर्जी के चार्ज किए, प्रोडक्ट अपनी मर्जी का बेचा, उसकी क्वालिटी उसकी अपनी मर्जी की है। बिजली की भी तो क्वालिटी होती है ना। अच्छा, और कोई मिसाल दें पाकिस्तान में मोनोपोली की? पाकिस्तान रेलवेज, रेलवे ट्रैक बिछाना इतना एक्सपेंसिव काम है और इतना बड़ी लैंड उसके लिए एक्वायर करनी पड़ेगी पूरे मुल्क में, कोई और नहीं कर सकता। जो करेगा फिर वो पूरी पूरी अपने कब्जे में कर लेगा। तो जहां ये नेचुरल नजर आता है कि मोनोपोली बनी ही बनी, जहां नेचुरल नजर आता है कि मोनोपोली बनी बनी, वो नेचुरल मोनोपोली कहलाती है। वहां गवर्नमेंट कहती है भाई मैं खुद बना लेती हूं, क्योंकि मोनोपोली बनाने से मसला नहीं था। हमें मसला किस बात से था? एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करने से था। गवर्नमेंट कहती है कि मैं मोनोपोली बनाकर प्राइस नॉर्मल कर देती हूं। हालांकि गवर्नमेंट के ऐसे करने से नुकसान एक होता है, गवर्नमेंट जो भी कारोबार शुरू करती है बड़ा इनएफिशिएंट तरीके से चलाती है, वो अलग मसाइल है। लेकिन आप सोचो किसी प्राइवेट बंदे को गवर्नमेंट ने कहा होता सारी लैंड तुम ले लो, ये जहां जहां ट्रेन का ट्रैक बन रहा है लैंड ले लो, ट्रेन का ट्रैक बिछाओ, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज खर्च करो। उसके बाद वो क्या करता? ट्रेन के ट्रैक पे अपनी मर्जी की ट्रेन चलाता, अपनी मर्जी की प्राइस रखता। जबकि मास ट्रांजिट सिस्टम है जिसमें कि लाखों लोग ट्रेवल करते हैं, सबको बहुत महंगा पड़ता। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो मैंने एक मिसाल दी, पाकिस्तान रेलवेज नेचुरल मोनोपोली थी, इसलिए गवर्नमेंट ने खुद बना ली किसी और को घुसने से पहले। पुराने जमाने में बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन करना
किसी के बस की बात नहीं थी, बहुत बड़ा एक्सपेंसिव काम था, जिसको करने देते फिर उसके मुकाबले पे कोई नहीं आ सकता। जिसने एक दफा तार बिछा दिए बिजली के एक दफा तार जिसने बिछा दिए, फिर वही बिजली सब जगह सप्लाई कर रहा होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा किसी और को करने के बजाय क्या करेंगे, हम खुद करेंगे। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी सब गवर्नमेंट की थी। पहले KESC थी, खाली के ही नहीं थी, KESC, फिर वो पेपको, लेस्को, ये सब गवर्नमेंट की कंपनी थी, मुल्क भर में सप्लाई करने वाली। क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा मोनोपोली नेचुरल मोनोपोली है, इससे बेहतर हम बना लें। लेकिन जब कोई मोनोपोली बन जाएगा तो जो वो प्राइस सेट करेगा वो प्राइस होगी, जब वो बंद कर देगा तब बंद हो जाएगा। KE ने बंद कर दिया तो आप क्या करोगे, LE पे चले जाओगे, IE JE PE कुछ है आपके पास, कुछ नहीं है। KE ने बंद कर दिया, बंद कर, जब वो सप्लाई करेगा सप्लाई होगी, जब वो सप्लाई बंद करेगा सप्लाई बंद हो जाएगी। और कोई मिसाल दो जी मोनोपोली की। तो हमने फिर अल्टरनेट क्रिएट किए मोनोपोली के से तंग आकर। और जल्दी जल्दी मिसाल दो भाई, मुझे आगे पढ़ाना है बेटा। मोनोपोली की मिसाल दो पाकिस्तान में। और क्या 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 मतलब क्या होता है इसका जी, मोनोपोली का मतलब होता है एक ही कारोबार। बेटा कारमीना लेके बैठा करो, आई नहीं रही, अब से देख रहा हूँ। ऑनलाइन वालों, मोनोपोली की मिसाल पाकिस्तान में कहाँ से, जो वो बना रहे हैं और वो 10 चीजें और भी बना रहे हैं। वो शैम्पू बनाता है, 10 और शैम्पू बना रहे हैं। मोनोपोली की मिसाल पाकिस्तान में एक जमाने में PIA पाकिस्तान में मोनोपोलाइज करता था। क्यों? क्योंकि एंट्री मुश्किल थी। मैंने वजह बताता जा रहा हूँ, एंट्री मुश्किल थी। और बताएं। अबे यार, अच्छा, मोनोपोली के बाद ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी ना हो, दो मिलके चला लें, उसको डुओपोली कहते हैं। डुओपोली भी यही करती है कि आपस में मिलके क्या करती है, आपस में मिलके मुकाबला करने के बजाय कल्यूजन करती है। तो गवर्नमेंट क्या देखती है, गवर्नमेंट अगर कहीं डुओपोली को देखती है तो देखती है कहीं इन्होंने कीमत आपस में मिलके तो तय नहीं की हुई। अगर मिलके तय की होती है तो फाइन करती है, और कोशिश ये करती है कि ये लोग प्राइस वॉर में चले जाएं। एक बंदा कम, एक कम करे, दूसरा भी कम करे, पहले भी कम करे, दूसरा भी कम करे, ताकि ये कि प्राइसेस कम रहें। लेकिन अक्सर ऐसा होता है दोनों मिलके आपस में बात करके तय कर लेते हैं मामले। फिर अगर दो से ज्यादा हो लेकिन फिर भी कमी हो, उसको क्या कहते हैं, ओलिगोपोली। जब मोनोपोली होगी तो उससे क्या नुकसान आना, बस खत्म कर रहे हैं। हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने आपको कि परफेक्ट कंपटीशन के पीछे हम क्यों पड़े हुए होते हैं। मोनोपोली के नुकसान है, कंज्यूमर चॉइस नहीं होती, आउटपुट कम होता है, प्राइसेस हाई होती हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी उनकी मर्जी की होती है, जैसा चाहे वो दें, इनएफिशिएंसी होती है। लेकिन मोनोपोली के होने की कुछ वजह होती हैं, नेचुरल मोनोपोली के होने की वजह होती है। इकोनॉमी ऑफ स्केल एक नेचुरल मोनोपोली की वजह। एक बंदे ने पहले कारोबार शुरू किया, इतना बड़ा शुरू किया कि अब उससे सस्ता किसी को पड़ता ही नहीं है। वो जाके मार्केट से उठाता है, इतने ज्यादा उठाता है कि उसको जो रेट पड़ता है किसी और को रेट पड़ता नहीं, इसलिए कोई घुस ही नहीं पाता उस बिजनेस में, वो प्राइस ही ऑफर नहीं कर पाता कोई, इसलिए वो बिजनेस को शुरू नहीं कर पाता। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से नेचुरल मोनोपोली नेचुरल बैरियर बन जाता है दूसरों के लिए एंटर होना। अगर किसी काम को करने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल रिक्वायर्ड है, ये भी बैरियर टू एंट्री बन गया, नेचुरल मोनोपोली का बैरियर बन गया। अगर किसी के हिस्टोरिकल रीजंस हैं, क्या मतलब हुआ, किसी को पहले चांस मिल गया कोई कारोबार शुरू करने का, उसकी वजह से पूरी मार्केट वो कैप्चर कर चुका है, नेचुरली बैरियर क्रिएट हो गया। लीगल कंसिडरेशन, जैसे मैंने मिसाइल की मिसाल दी थी, आर्टिफिशियल बैरियर्स भी होते हैं, यानी कंपनी चाहती हैं कि बैरियर्स बने, मतलब लोग ना एंटर हो सके हमारी मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल प्राइसिंग, जैसे ही कोई नया मार्केट में है अपनी प्राइस गिरा दो। एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत मशहूर है, उसके जैसा दूसरा मार्केट में आया, उसने अपनी प्राइस गिरा दी, इतनी गिरा दी कि लोग कहने इतनी बड़ी कंपनी की चीज है वही लो ना, नई कंपनी ऐसी कौन लेगा, तो बाहर हो जाएगा मार्केट से। तो वो बैरियर क्रिएट करते हैं, मोनोपोली वाले खुद भी आर्टिफिशियली बैरियर क्रिएट करते हैं और सप्लाई शॉर्ट कर दें। अपने सप्लायर से कहें अगर उसको बेचा तो फिर हम नहीं लेंगे, भाई आप लेते हो 10 करोड़, वो ले रहा है 1 लाख, तो फिर उसको कौन बेचेगा भाई, अगर 10 करोड़ का हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना हो जाए। ठीक है, फिर एक्सक्लूसिव डीलिंग कर लेते हैं,
कंपनीज के साथ, आप सिर्फ हमारे साथ ही डील करोगे, आप सिर्फ हमें सप्लाई करोगे, आप सिर्फ हमारी ही कंपनी में मेंटेनेंस करोगे, तो इसकी वजह से भी मोनोपोली मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट ही चाहती है सबसे पहले तो मोनोपोली ना क्रिएट हो, अगर हो रही हो तो गवर्नमेंट खुद उसमें कूद जाए, लेकिन हर जगह गवर्नमेंट का कूदना ही पॉसिबल नहीं है, बहुत इनएफिशिएंसीज होती हैं। तो फिर गवर्नमेंट एक काम करती है कि भाई आप मोनोपोली बन ही गए हो तो अपनी प्रैक्टिसेस को फिर हम आपको वॉच करते रहेंगे। तो इसके लिए पूरी दुनिया में मुख्तलिफ इदारे बनते हैं। पाकिस्तान में एक इदारा है जिसका नाम है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। क्या नाम है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें भी मेरा एक स्टूडेंट जो है वो बोर्ड में मौजूद है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या काम है? हर वक्त ये देखना कि कहीं दो कंपनियां मिलके प्राइस तो नहीं बढ़ा रही, ऐसी प्राइस जो नेचुरल नहीं बढ़ रही हो, कहीं दो कंपनियां मिलके तीसरी कंपनी को मार्केट से बाहर तो नहीं कर रही। इसलिए जब भी कहीं कोई बड़ी कंपनी का मर्जर होता है, कंपटीशन कमीशन के पास से अप्रूवल आना जरूरी है। अभी जैसे टेलीनॉर का और पीटीसीएल का मर्जर हो रहा है, अपना यूफोन का, टेलीनॉर यूफोन का मर्जर हो रहा है, तो अब क्या होगा भाई? चार ही तो प्लेयर थे, उसमें दो मिल गए तो इतने बड़े हो जाएंगे कि कहीं बाकियों को आउट ही ना कर दें, कंपटीशन ही खत्म ना कर दें। तो पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनसे कुछ बॉन्ड्स भरवाएगा, कुछ बातें कंफर्म करेगा, जैसे कि जब जैज और वारिद का मर्जर हुआ था, ठीक है, तो बड़ा पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, बाजों का डिनाई भी हो जाता है कि नहीं कर सकते। जब दो बड़े बैंक्स मिलते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाता है, वो जाके देखता है भाई कहीं बैंक हम लोगों के साथ अनफेयर तो नहीं हो जाएंगे। बैंक्स भी ओलिगोपोली होते हैं हमारी मार्केट में, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो गवर्नमेंट का असल मकसद क्या है? प्राइस एक्सेसिवली तो नहीं बढ़ रही या अनफेयर तो नहीं हो रहे मार्केट के साथ, कंज्यूमर को लोअर क्वालिटी एट हायर प्राइस तो नहीं दे रहे, ये सारी चीजें गवर्नमेंट देख रही होती है। और किसी दूसरे को एंटर होने से तो नहीं रोक रहे जबरदस्ती। कहीं कहीं गवर्नमेंट खुद इंश्योर करती है कि कोई दूसरा एंटर ना होने पाए। पाकिस्तान में तो ऐसा भी होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा होता है कि आप ये प्रोडक्ट ऐसा है इसको कोई नहीं बना रहा। पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट ऐसा है इसको कोई नहीं बना रहा, एक कंपनी से कहा भाई प्लीज आप बना दो, कंपनी कहेगी हम बना देंगे, कल को दूसरा ही बनाएगा, फिर हमारा क्या फायदा इतनी मेहनत करने का। तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा 10 साल तक किसी और को नहीं बनाने देंगे, बस। इसको कहते हैं चीजों को रिजर्व करवा देना, पेटेंट करवा देना। ये वाला काम चलता है सबसे ज्यादा उन शोबों में जहां रिसर्च होती है। तो इसके अंदर जहां जहां नए प्रोडक्ट्स की रिसर्च इन्वॉल्व है, वहां गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है कि भाई अगर हर चीज परफेक्ट कंपटीशन में चली गई, जैसे मैंने कहा था अभी, तो रिसर्च नहीं होगी। उस रिसर्च के इंसेंटिव के लिए गवर्नमेंट 10 साल का पेटेंट दे देती है आपको। आपने एक नई कैंसर की दवा बनानी है, बहुत जरूरत है, चाहिए, कोई नहीं बना रहा, गवर्नमेंट ने कहा जो बना लेगा उसको 10 साल का पेटेंट, यानी 10 साल तक सिर्फ वो बेचेगा, तो वो अपने सारी रिसर्च के कॉस्ट निकाल लेगा वहां से, ठीक है ना। उसके बाद वो चीज क्या हो जाएगी? जेनेरिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पेटेंट से बाहर आ जाने को क्या कहते हैं? जेनेरिक हो जाना। मतलब क्या हुआ? अब कोई भी बना सकता है, वो फॉर्मूला किसी के लिए सेफ नहीं है। तो ये इन्वेंशंस के अंदर भी होता है, मैंने फलानी टाइप की स्क्रीन इजाद कर ली, अब वाली स्क्रीन कोई और यूज नहीं कर सकता, मैंने पेटेंट करा ली। मैंने फलानी टाइप का ये चीज इजाद कर ली, अब वो कोई नहीं कर सकता, मैंने दवा इजाद कर ली। तो यूं पेटेंट्स के थ्रू मोनोपोलाइज करने की इजाजत देती है गवर्नमेंट, लेकिन ये इसलिए देती है कि अगर ये ना किया तो प्रोग्रेस बंद हो जाएगी, नई चीजें आना मार्केट में बंद हो जाएंगी। पेट्रोल जो कंपनी होती है वो तो परफेक्ट कंपटीशन है, हर सेम प्राइस सब बेच रहे हैं, एक ही चीज। नहीं, पेट्रोल कंपनीज जो हैं वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड हैं। अगर उनको ढीला छोड़ दिया गया तो 4-5 ही कंपनीज हैं, वो मिलके ओलिगोपोली बन जाएगी और वो प्राइस हायर सेट करा करेंगे। तो गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया हुआ है प्राइसेस को, इसलिए गवर्नमेंट कहती है आप अपनी मर्जी के प्राइस ही सेट कर सकते हैं, हम बताएंगे कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा और कितनी प्राइस आप रख सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल भी ओलिगोपोली है, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल ओलिगोपोली और कहीं कहीं मोनोपोली भी है। तो उम्मीद है कि ये मार्केट और कंपटीशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, मोनोपोली के नुकसानात। लेकिन कहीं कहीं गवर्नमेंट क्यों मोनोपोलाइज करने देती है? ताकि प्रोग्रेशन हो सके सोसाइटी में, ठीक है। और कहीं कहीं गवर्नमेंट इसलिए मोनोपोलाइज करती है कि सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, भाई ये मिसाइल हर एक को बनाने दे दिए तो गली गली बम फट रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ चीजों में सिक्योरिटी इश्यूज हैं, मोनोपोलाइज, जैसे कि गवर्नमेंट के नोट प्रिंटिंग, वोट के पेपर प्रिंट करना, मोनोपोली एक ही इदारा कर सकता है। इलेक्शन कमीशन नहीं, पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस, तो वो एक ही प्रेस है, वही कर सकता है। हर एक को दे दिया, हर गली गली में वोट छप रहे हो, घर से जा जाके वोट डालने,
तो कुछ चीज़ों में सिक्योरिटी इश्यूज हैं जिसकी वजह से मोनोपोलाइज करने देती है गवर्नमेंट, कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से गवर्नमेंट पेटेंट्स दे देती है कि 10 साल की मोनोपोली बना लो, उसके बाद फिर खोल देंगे सबके लिए। ठीक है, बात समझ आती है? तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। हमारा इस टॉपिक को ख़त्म होने के साथ साथ आपका ये पूरा यूनिट भी ख़त्म हो गया। अब आपके साथ इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।